हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल। आज की इस क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, जो टॉप मोस्ट एमसीक्यूज़ हैं जो हमेशा किसी ना किसी पेपर्स में आते हैं। ठीक है, और ये क्लास यूपी पुलिस के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है। दूसरे एग्जाम्स में भी इन एमसीक्यूज़ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो क्लास को पूरा देखिएगा लास्ट तक ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1947, बी 49, सी 50, 1955। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1949। आरबीआई का पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ठीक है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, फाइनेंस सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव को होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय स्टेट बैंक। एसबीआई जो है भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? ठीक है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? ठीक है, ऑप्शन ए 4थी, बी 5वीं, सी 6ठी, डी 7वीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। 12 अप्रैल 1983 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 12 अप्रैल 1983 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, भारत में पहली बार 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन है 1969, 90, 80, 1975, 1991। तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1969। 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मौद्रिक नीति मॉनिटरी पॉलिसी कौन बनाता है? ठीक है, भारत में मौद्रिक नीति या मॉनिटरी पॉलिसी कौन बनाता है? केंद्र सरकार, सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की मौद्रिक नीति बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? ठीक है, प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है कागजी नोट, बी क्रेडिट डेबिट कार्ड को, सिक्कों को, डी शेयर को। ठीक है, तो जो हमारे कार्ड्स होते हैं प्लास्टिक के कार्ड, जैसे एटीएम हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? प्लास्टिक मनी कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, ये प्लास्टिक मनी कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक कौन सा है? भारत का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक कौन सा था? ऑप्शन ए अवध कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो जो भारत का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक था वो था पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। भारत का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, पीएनबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों की ढलाई कहाँ की जाती है? ठीक है, सिक्कों की ढलाई भारत में कहाँ पे की जाती है? तो भारत में सिक्कों की टकसाल कहाँ है, या भारत में सिक्कों की ढलाई कहाँ पे होती है? तो ऑप्शन ए मुंबई, केवल दिल्ली में, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में, डी नासिक और देवास में। ठीक है, तो जैसे 4 जगह भारत में नोट छपते हैं, वैसे 4 जगह भारत में सिक्कों की ढलाई होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद और नोएडा में सिक्कों की ढलाई की जाती है। ठीक है, सबसे आधुनिक जो टकसाल है वो नोएडा में है, बिल्कुल नई बनी है जो 1990 के आसपास, वो नोएडा में है। ठीक है,
और इन पे अलग अलग तरीके के निशान बनते हैं जहाँ जहाँ भी सिक्कों की ढलाई होती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। ठीक, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन से किसे सबसे अधिक लाभ होता है? ठीक है, मुद्रास्फीति से किसे सबसे अधिक लाभ होता है? ऑप्शन ए ऋणदाता, बी ऋणी को, पेंशन भोगी को, डी बचतकर्ता को। तो जब मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? जो पैसा होता है उसकी वैल्यू घट जाना। ठीक है, जो करेंसी होती है हमारी उसकी वैल्यू घट जाती है। तो जैसे मान लो कभी किसी ने उधार लिया पैसा, उस टाइम करेंसी का कुछ और प्राइस था, अब वो उसका वैल्यू घट गया है। तो अब जैसे किसी ने पहले उधार पैसा लिया था तो अब उसको कम वापस करना पड़ेगा ना। तो मुद्रास्फीति से सबसे ज़्यादा फायदा होगा ऋणी को, जिसने डेप्ट लिया होगा, कर्ज जिसने लिया होगा उसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उसे अब कम ब्याज पे पैसा वापस करना होगा, क्योंकि जो करेंसी है उसकी वैल्यू डाउन हो गई है। इसमें नुकसान किसका होता है? तो जो पैसा देता है उसका नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति से सबसे ज़्यादा फायदा किसे होता है? तो जो ऋणी होता है, डेप्टर होता है, उसे सबसे ज़्यादा फायदा होता है। ठीक, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? प्रो PC महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी, BKRV राव, MG रानाडे। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था करती है? ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ऑप्शन ए नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कई बार पेपर में आया हुआ है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? डायरेक्ट टैक्स कौन सा है इनमें से एक डायरेक्ट कर कौन सा है? GST, सीमा शुल्क, आयकर, उत्पाद शुल्क। ठीक है, तो इन सब में जो हमारा डायरेक्ट कर है वो है आयकर है। कौन सा है? इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट कर है। ठीक है, बाकी GST ये भी इनडायरेक्ट है। ये जो कस्टम ड्यूटी होती है, सीमा शुल्क, ये भी इनडायरेक्ट है। और जो एक्साइज ड्यूटी है ये भी क्या है? उत्पाद शुल्क, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बजट हमेशा सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? ठीक है, जो सेंट्रल बजट होता है वो सबसे पहले कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा में, सी संसद के संयुक्त सत्र में, डी केंद्रीय सचिवालय में। तो जो केंद्रीय बजट होता है वो सबसे पहले लोअर सदन में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में। ठीक है, सबसे पहले वित्त मंत्री उसको कहाँ पर प्रस्तुत करते हैं? तो लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, स्वतंत्र भारत का कहा है। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? ऑप्शन ए जॉन मथाई, बी RK शनमुखम चेट्टी, CD देशमुख, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी RK शनमुखम चेट्टी। ठीक है, इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। ठीक है, भारत का अगर पूछे पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था तो जॉन मथाई ने किया था। मतलब भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉन मथाई ने किया था। ठीक है, तो इसका जो हमारा स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा CD RK शनमुखम चेट्टी। ठीक है, RK शनमुखम चेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति। तो GST जो काउंसिल होती है उसमें 33 सदस्य होते हैं और इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। जो सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो GST काउंसिल जो होती है उसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजकोषीय घाटा जो फिस्कल पॉलिसी है किसके द्वारा राजकोषीय नीति जो है, फिस्कल पॉलिसी जो है किसके द्वारा तैयार की जाती है?
फिस्कल पॉलिसी किसके द्वारा तैयार की जाती है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, भारत सरकार द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा या सेबी द्वारा। ठीक है, तो जो भारत की राजकोषीय नीति है इसको कौन प्रस्तुत करता है, कौन तैयार करता है? तो भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है वो इसको तैयार करता है। भारत की जो राजकोषीय नीति है उसे कौन तैयार करता है? भारत का वित्त मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हिंदू विकास दर, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का संबंध किससे है? ठीक है, वह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए जनसंख्या से, बी साक्षरता से, सी राष्ट्रीय आय से, डी जीडीपी से, खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, तो हिंदू विकास दर जो है इसका संबंध है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय आय से, जीडीपी से। अच्छा, यहाँ पे हिंदू विकास दर कहाँ से आया है? तो जब 1960-70 के दौरान भारत की जो जीडीपी है बहुत स्लोली ग्रो कर रही थी। ठीक है, तो उस समय किसी ने कहा था कि जो भारत की इकॉनमी है जैसे हिंदू ग्रोथ करता है वैसे ही ग्रोथ कर रही है। ठीक है, तभी से हिंदू विकास दर उसका नाम पड़ गया है। ये हिंदू विकास दर क्या है? राष्ट्रीय आय की जो ग्रोथ रेट है उसे हिंदू विकास दर कहा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत वर्तमान में कौन सा है? ठीक है, वर्तमान में भारत का इनकम का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है राजस्व के रूप में? तो हमारा सही ऑप्शन है आयकर, बी कारपोरेट कर, सी वस्तु एवं सेवा कर, डी सीमा शुल्क। ठीक है, तो इस टाइम भारत को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किससे मिलता है? तो वस्तु एवं सेवा कर से प्राप्त होता है। ठीक है, जीएसटी से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द किस भाषा से लिया गया है? ठीक है, बजट शब्द किस भाषा से ओरिजिनेट हुआ है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, बी फ्रेंच, सी लैटिन, डी जर्मन। ठीक है, तो जो बजट शब्द है वो है हमारा फ्रेंच भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, बजट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चमड़े का थैला। ठीक है, चमड़े का थैला। ठीक, बजट का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? चमड़े का थैला। तो बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? ऑप्शन ए महालनोबिस, हेरा-डोमर मॉडल, बॉम्बे प्लान, दी गांधीवाजी योजना। ठीक है, तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो थी हेरा-डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, किस मॉडल पे आधारित थी? तो हेरा-डोमर मॉडल पे आधारित थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो पहली में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी और दूसरी में किसको दी गई थी? तो भारी उद्योग को दी गई थी। किसे दिया गया था? भारी उद्योग को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश या प्लेन हॉलीडे की अवधि क्या थी? ठीक है, तो जो योजना अवकाश आया था वो कब आया था? 65 से 65, 66 से 69, 75 से 78, 90 से 92। ठीक है, तो ये हमारा आया था 66 से 69 तक। ठीक है, 66 से 69 तक। तो जो भारत में योजना अवकाश हुआ कब हुआ? 3 साल का हुआ था, 66 से 69 तक। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के थ्रू दिया हुआ था? ऑप्शन है तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी। ठीक है, का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के थ्रू गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ठीक है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 14, 15, 16 और 17। तो नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 2015 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो जो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं?
प्रधानमंत्री, ठीक है। उपाध्यक्ष अलग से नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, ठीक है। तो अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, रोलिंग प्लान सर्कुलेटिंग प्लान किस सरकार द्वारा लागू किया गया था? ठीक है। रोलिंग प्लान किसके द्वारा लागू किया गया था? इंदिरा गांधी सरकार, जनता पार्टी सरकार, राजीव गांधी सरकार, नरसिम्हा राव सरकार, ठीक है। तो जो रोलिंग प्लान था वो जनता पार्टी सरकार द्वारा लागू किया गया था और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे, ठीक है। मोरारजी देसाई रोलिंग प्लान के द्वारा, ठीक है। तो रोलिंग प्लान कब आया? जनता पार्टी सरकार के थ्रू आया। मोरारजी देसाई तब पीएम थे, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ? ठीक है। एनडीसी का गठन कब हुआ? 1950, 51, 52, 1956 में, ठीक है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो कब हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। एनडीसी का गठन कब हुआ? 1952 में। जब हमारी पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से चलने लगी तो उनकी समीक्षा करने के लिए जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई, ठीक है। ये बताती थी कि हमारी जो योजना है वो सफल हो पाई कि नहीं सफल हो पाई, ठीक है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था, ठीक है। अगला है हमारा, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री के समय कौन सी योजना चल रही थी? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। जब लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन, स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, सैम पित्रोदा, ठीक है। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. स्वामीनाथन। अगर श्वेत क्रांति की बात करें तो वर्गीज कुरियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए अंडा उत्पादन, बी कपास उत्पादन, सी दुग्ध उत्पादन, डी चावल उत्पादन, ठीक है। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुग्ध उत्पादन, ठीक है। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है, ठीक है। अगर बात करें हम सुनहरी क्रांति से संबंधित है तो ये अंडा उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हरित क्रांति की शुरुआत 1966 के आसपास हुई थी, ऐसे ही ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ? 65, 1970, 1975, 1980। तो ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ? 1970 के दशक में, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1970 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? सोना उत्पादन, हल्दी उत्पादन, तिलहन उत्पादन और दलहन उत्पादन, ठीक है। तो जो पीली क्रांति है ये जो हमारा तिलहन उत्पादन है उससे संबंधित है, ठीक है। जो तिलहन उत्पादन है उससे जो तेल वाले पदार्थ हैं, सरसों हो गया, राई हो गया, ये सब तिलहन क्रांति से संबंधित जो है, तिलहन उत्पादन से संबंधित पीली क्रांति है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन है सितंबर 2014, जनवरी 2015, अगस्त 2014, डी अक्टूबर 2015। तो जो मेक इन इंडिया है वो कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद डिजिटल इंडिया आया, जनवरी 2015 में डिजिटल इंडिया आया था, ठीक है। और जो स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया ये कब आया था? ये 2016 में दोनों आए थे, ठीक है।
ये ध्यान रखना आप। मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आपका क्या तात्पर्य है? आधुनिक और पारंपरिक उद्योगों का सह अस्तित्व, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, विदेशी और घरेलू निवेश का सह अस्तित्व, कृषि और उद्योग का समान महत्व। ठीक है, तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वहाँ पे क्या होता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र है और निजी क्षेत्र है ये मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे सरकारी का जो कारखाने हैं वो भी लगते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी बराबर काम करता है। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ठीक है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, साम्यवादी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित। ठीक है, पूंजीवादी कहाँ की है, तो जो अमेरिका है वहाँ की क्या है, पूंजीवादी है। ठीक, नेक्स्ट है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है? ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, बी कृषि और पशुपालन, सी परिवहन, डी बैंकिंग। ठीक है, तो जो प्राइमरी सेक्टर होता है, तो जो उत्पादक क्षेत्र होते हैं, जो ज़मीनी कार्य काम देखते हैं, तो वो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो ये का सही आंसर हो जाएगा कृषि और पशुपालन। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आएगा, कृषि और पशुपालन। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। परिवहन और बैंकिंग ये आ जाएंगे तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, जो सेवा क्षेत्र हो गया हमारा वो आ जाता है टर्सरी सेक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र, जो सर्विस सेक्टर है उसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और चतुर्थक क्षेत्र। ठीक है, तो जो सर्विस सेक्टर है उसे हम तृतीयक क्षेत्र के रूप में जानते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तृतीयक क्षेत्र के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ठीक है, भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन है 48, 1956, 1991 और डी 2014। ठीक है, तो भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1991। ठीक है, किसके द्वारा? तो पीवी नरसिम्हा राव जब पीएम थे तब इसकी घोषणा की गई थी। अगर पहली औद्योगिक नीति की बात करें तो 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। अगर नई औद्योगिक नीति की बात करें तो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय शेयर बाजार को विनियमित करने वाली संस्था कौन है? भारत में शेयर बाजार को कौन नियंत्रित करता है? ए आरबीआई, सेबी, IRDA, वित्त मंत्रालय। ठीक है, तो जो शेयर बाजार है भारत में उसको कौन नियंत्रित करता है, कौन विनियमित करता है? तो ये सेबी है। ठीक है, तो सेबी जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है। ठीक है, आरबीआई क्या है? मुद्रास्फीति नियंत्रण को करता है ना, मुद्रा के लेन देन का देख रेख करती है। IRDA क्या है? भारत में जो बैंकिंग सेक्टर का जो भी काम होता है, बैंकिंग से नियमित जो भी संस्थाएं हैं वो RDA से संबंधित हैं। वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्रियल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का सूचकांक क्या कहलाता है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का जो सूचकांक है उसको किस नाम से जाना जाता है? ए निफ्टी, बी सेंसेक्स, नैस्डैक एंड डी डाउ जोन्स। ठीक है, तो जो BSE है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका सूचकांक सेंसेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंसेक्स कहलाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक है वो क्या कहलाता है? सेंसेक्स कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये कौन जारी करता है? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव विकास सूचकांक ये कौन जारी करता है? ठीक है, तो ऑप्शन है विश्व बैंक, IMF, UNDP और WTO। ठीक है, तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये कौन जारी करता है? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट जो
है वो जारी करता है इसको। यूएनडीपी यूएनडीपी जारी करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, ठीक है। विश्व बैंक क्या है, ये सभी देशों में गरीबी को मेजर करता है। गरीबी की जो रिपोर्ट है वो विश्व बैंक देता है। कर्जे की स्थिति को कौन देखता है, आईएमएफ देखता है, ठीक है। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति की चर्चा अक्सर होती है, इसे कौन जारी करता है, ठीक है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति है इसको कौन जारी करता है, WAO, ठीक है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर हिल्फ से यूनेस्को, डी यूनिसेफ, ठीक है। तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसकी रैंकिंग कौन जारी करता है, ऑप्शन नंबर बी, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फ, ठीक है। ये हंगर इंडेक्स को जारी करता है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 45, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी, ऑप्शन ए है हमारा 28 अगस्त 2014, ठीक है, 2 अक्टूबर 2014, 26 जनवरी 2015, 15 अगस्त 2015। तो जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। कब हुई थी, 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 28 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई, 28 अगस्त 2014, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा की सट्टा मांग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, ठीक है। भारत में जो मुद्रा की सट्टा मांग है वो किस पर निर्भर करती है, ठीक है। ऑप्शन ए, आय के स्तर पर, ब्याज दर पर, कर की दरों पर, डी मुनाफे पर, ठीक है। तो भारत में जो मुद्रा की सट्टा मांग है वो निर्भर करती है ब्याज दर पर। मतलब अगर ब्याज दर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सट्टा की मांग बढ़ेगी, ठीक। ब्याज दर कम होगा तो सट्टा दर मांग बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छिपी हुई बेरोजगारी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। छिपी हुई बेरोजगारी किस में पाई जाती है, तो ये तो सबको पता होगा। छिपी हुई बेरोजगारी होती क्या है, ये ऐसी बेरोजगारी कहते हैं जिसमें काम करने वाले तो बहुत अधिक हों, ठीक है, काम करने वाले लोग ज़्यादा हों और अगर वो काम के बीच में छोड़ दें तो काम पे कोई प्रभाव ना पड़े, तो उसको छिपी बेरोजगारी कहते हैं। तो छिपी बेरोजगारी किस सेक्टर में पाई जाती है, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, डी व्यापार क्षेत्र में। तो छिपी बेरोजगारी सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में। मान लो किसी खेत में काम चल रहा हो, 20 मजदूर लगे हैं, ठीक है, 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाएं तो काम तो वो होगा, भले ही थोड़ा लेट हो लेकिन काम तो हो जाएगा ना, तो इस पे काम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे छिपी बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है कृषि क्षेत्र में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ऑप्शन ए जेनेवा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, डी पेरिस। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी। अगर आईएमएफ की बात करें, आईएमएफ, तो इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी। मतलब पैसा से रिलेटेड जो भी बैंक आ जाएंगी वो सब कहाँ पे हैं, वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, मेक इन इंडिया का लोगो क्या है, ठीक है, या मेक इन इंडिया के लोगों में क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए है चीता, शेर, बाघ जैसा दिखने वाला चक्रों से बना शेर, सी हाथी, डी चक्र। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेर, जो बाघ जैसा दिखता है और चक्रों से बना हुआ एक शेर है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉरेन एक्सचेंज जो मैनेजमेंट एक्ट है उसको कब लागू किया गया था, ऑप्शन है 1973, 1991, 1999 और 2002 में, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को कब लागू किया था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1999 में। फेमा को कब लागू किया गया था, तो 1999 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा उपाय भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर भारत में मान लो मुद्रास्फीति हो जाती है तो उसको नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक कौन सा उपाय उपयोग में लाता है, ठीक है।
ऑप्शन है हमारे रेपो रेट कम करना, नगद आरक्षित अनुपात या कैश रिजर्व रेशियो उसको बढ़ाना, वैधानिक तरलता अनुपात को कम करना, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना। ठीक है, तो अगर भारत में मुद्रास्फीति होती है तो वो रिजर्व बैंक कौन सा उपाय करती है, तो नगद आरक्षित अनुपात जो है कैश रिजर्व रेशियो, इसको बढ़ाकर भारत जो आरबीआई है वो मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन एक ऐसी आर्थिक स्थिति है जिसमें क्या देखा जाता है। ठीक है, तो जो स्टैगफ्लेशन है इसमें क्या देखा जाता है। ऑप्शन ए उच्च मुद्रास्फीति और कम बेरोजगारी, बी उच्च विकास दर और कम मुद्रास्फीति, सी उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी या धीमी विकास दर, डी अपस्फीति और पूर्ण रोजगार। ठीक है, तो जो स्टैगफ्लेशन है ये क्या देखता है, कैसी आर्थिक स्थिति है, इसमें क्या देखा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रास्फीति उच्च होती है और उच्च बेरोजगारी। ठीक है, उच्च बेरोजगारी उच्च मुद्रास्फीति होती है, लेकिन विकास दर जो होती है वो बहुत धीमी होती है। ठीक है, भारत में राजकोषीय घाटा क्या है, क्या दर्शाता है, जो फिस्कल डेफिसिट है ये क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सरकार द्वारा चुकाया जाने वाला कुल ब्याज, केवल सरकार के राजस्व खर्च और राजस्व प्राप्तियों का अंतर, सरकार की कुल उधारी बोरोइंग्स की आवश्यकता, देश का कुल विदेशी कर्ज। तो जो राजकोषीय घाटा होता है ये होता है केवल सरकार के जो राजस्व खर्च हैं और जो राजस्व प्राप्तियां हैं इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो राजकोषीय घाटा कहलाता है। ठीक है, कुल राजस्व खर्च और कुल राजस्व प्राप्तियां इनके बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, राजस्व घाटा कहलाता है। ठीक है, फिर है फिलिप्स वक्र किन दो आर्थिक चरों के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। जो फिलिप्स कर्व है वो किन दो आर्थिक चरों के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है, कर की दर और कर राजस्व दर, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर, आय की असमानता और प्रति व्यक्ति आय, गरीबी दर और जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, जो फिलिप्स वक्र है वो किनके बीच संबंध प्रदर्शित करता है, तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर के बीच ये संबंध प्रदर्शित करता है। मतलब कितनी मुद्रास्फीति के कारण कितनी बेरोजगारी दर हुई है, बढ़ी है या घटी है, इनके बीच जो वक्र बनता है, कर्व बनता है, वो फिलिप्स वक्र कहलाता है। ठीक है, फिलिप्स वक्र किसके बीच बनता है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर के बीच। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में शामिल नहीं होता है। ठीक है, मतलब कहने का है कि भारत में जो विदेशी मुद्रा भंडार हैं उनमें से निम्न में कौन शामिल नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार, भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों में जमा बैंक सावधि खाते। ठीक है, तो भारत के जो विदेशी मुद्रा भंडार में क्या नहीं शामिल होगा, जो भारत से बाहर हो। ठीक है, वही शामिल नहीं होगा। तो ऑप्शन ए विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां ये शामिल होती हैं, स्वर्ण भंडार ये भी शामिल होता है विदेशी मुद्रा भंडार में, विशेष आहरण अधिकार जो विशेष इंपॉर्टेंट होते हैं वो। ठीक है, तो शामिल कौन सा नहीं होता, तो भारतीय नागरिकों द्वारा जो विदेशों में जमा बैंक सावधि खाते हैं, विदेशों में जो भारतीयों का पैसा जमा है वो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक कैश रिजर्व रेशियो को कम करता है तो बाजार में ऋण सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो भारतीय रिजर्व बैंक कैश रिजर्व रेशियो को घटा दे तो जो बाजार में ऋण सृजन है, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए है ऋण सृजन घट जाएगा, मतलब क्या है कि लोग ऋण लेना कम कर देंगे। बी क्या होगा, ऋण सृजन बढ़ जाएगा, मतलब लोग ऋण लेना बढ़ा देंगे। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो अगर आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात या कैश रिजर्व रेशियो को कम करता है, इसका मतलब क्या है कि अब जो भी पैसा ब्याज दिया, जो पैसा ऋण के रूप में दिया जाएगा उस पर व्यक्ति को कम ब्याज वापस करना पड़ेगा। तो ऐसी दशा में क्या होगा, जो ऋण है वो बढ़ जाएगा, लोग ज़्यादा ऋण लेने लगेंगे। ठीक है, तो अगर भारतीय रिजर्व बैंक के पास कैश रिजर्व रेशियो कम होता है
तो बाजार में क्या होगा, ऋण सृजन बढ़ जाएगा, लोग ज़्यादा ऋण लेंगे क्योंकि अब उनको ज़्यादा अमाउंट में जो इंटरेस्ट है वो वापस नहीं करना पड़ेगा, कम इंटरेस्ट पे जो ऋण मिलेगा उनको तो ले लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के कारक लागत और बाजार मूल्य के बीच मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, तो जीडीपी के कारक लागत और बाजार मूल्य के बीच अंतर क्या है। ठीक है, तो भारत का सकल घरेलू उत्पाद है, उनके कारक लागत और बाजार मूल्य के बीच का जो मुख्य अंतर है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, पहला हो जाएगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, सी मूल्यह्रास, डी केवल सरकारी सब्सिडी। तो जो कारक लागत और बाजार मूल्य के बीच अंतर है उसे क्या कहा जाएगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। क्या कहा जाएगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। कारक लागत क्या होती है, जितने की हमने चीज़ खरीदा, और बाजार मूल्य क्या होता है, बाजार में कितने की वो बिक रही है, कितने की चल रही है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। मतलब हमने मान लो 50 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और मार्केट में वो 45 मार्केट प्राइस उसका 50 है, ठीक है, और सरकारी रेट उसका है 45, तो हमको तो 50 की पड़ी ना, तो 5 रुपये जो गया वो क्या कहलाया, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहलाया। ठीक है, तो जो उसकी एक्चुअल प्राइस है और जो उसकी मार्केट प्राइस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफेन वस्तुएं अर्थशास्त्र में उन वस्तुओं को कहते हैं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता, इनके संदर्भ में क्या सही है। ठीक है, जो गिफेन वस्तुएं हैं इनके ये किन वस्तुओं को कहा जाता है जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। गिफेन वस्तुएं किन्हें कहा जाता है। ठीक है, कीमत बढ़ने पर इनकी मांग घट जाती है। ठीक है, गिफेन वस्तुएं क्या हैं, अगर कीमत बढ़ गई तो इनकी मांग घट जाती है, कीमत बढ़ने पर इनकी मांग और बढ़ जाती है। तो जो गिफेन वस्तुएं होती हैं ये क्या होती हैं, इनकी जब कीमत बढ़ जाती है तो इनकी मांग और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीमत बढ़ने पर इनकी मांग और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो गिफेन वस्तुएं होती हैं ये वे वस्तुएं होती हैं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, इनकी जब कीमत बढ़ेगी तो इनकी मांग और ज़्यादा बढ़ जाती है ना। बेसिकली होता क्या है, किसी भी वस्तु की अगर कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। लेकिन जो गिफेन वस्तुएं होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं, इनकी जब कीमत बढ़ती है तो इनकी मांग और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों में संबंधित नरसिम्हन समिति एक का गठन किस वर्ष किया गया। ठीक है, नरसिम्हन समिति का गठन कब किया गया, 1985, 1991, 1998, डी 2005। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1991, जब कुछ बैंकों का फिर से राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, 1991 में जैसे बैंकिंग सुधार आया था। ठीक है, नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये कब हुआ था, 1991 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, गिनी गुणांक का मान यदि शून्य हो तो यह समाज में किस स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, गिनी गुणांक का मान अगर 0 है तो समाज में यह अर्थव्यवस्था की कौन सी स्थिति होगी। ठीक है, पूर्ण असमानता होगी, बी पूर्ण समानता होगी, सी अत्यधिक गरीबी होगी, डी शून्य बेरोजगारी होगी। तो गिनी गुणांक अगर 0 है तो अर्थव्यवस्था में इसका मतलब होगा पूर्ण समानता। ठीक है, क्या होगा, पूर्ण समानता होगी। ठीक है, ना तो कोई प्रॉफिट में रहेगा ना कोई लॉस में रहेगा। ठीक, अगला है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है, मतलब अपने मुद्रा की वैल्यू घटाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर मान लो किसी देश की मुद्रा का मूल्य घट रहा है, ठीक है, डिवैल्यूएशन हो रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए है, आयात सस्ते और निर्यात महंगे हो जाएंगे, मतलब हम चीज़ें सस्ती करेंगे और निर्यात महंगे हो जाएंगे, मतलब हम बाहर जाएंगे तो बेचेंगे, बिल्कुल गलत है, उल्टा हो गया। आयात और निर्यात दोनों महंगे हो जाते हैं, गलत है। ठीक है, अगर भारत मान लो किसी देश की मुद्रा घट रही है तो ऐसे में क्या होगा, निर्यात सस्ते होंगे और आयात महंगे हो जाएंगे। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, निर्यात सस्ते हो जाएंगे और आयात महंगे। मतलब हम अगर किसी को बेचेंगे तो हम कम रेट में बेच पाएंगे, और अगर हम किसी से खरीदेंगे तो वो ज़्यादा में खरीदेंगे। ठीक है, तो अगर किसी देश का मुद्रा अवमूल्यन हो रहा है, मतलब डीवैल्यूएशन हो रहा है करेंसी का, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, निर्यात जो है सस्ता हो जाएगा
और आयात क्या होगा, महंगा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रच्छन्न बेरोजगारी के संदर्भ में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी होती है। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी में श्रमिकों की उत्पादकता कितनी होती है। ठीक है, अभी पीछे हम बता चुके हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी में श्रमिकों की कोई वैल्यूएशन नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई काम छोड़ के चला भी जाता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए 0, सी अधिकतम, बी ऋणात्मक, डी 1 के बराबर। तो जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है इसमें श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता कितनी होती है, लगभग 0 होती है। कितनी होती है, लगभग 0 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले ऋणों में किशोर श्रेणी के तहत ऋण की सीमा कितनी है। ठीक है, कितने तक ऋण इसमें दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए 50,000 तक, 50,000 से 5 लाख तक, 5 लाख से 10 लाख तक, 10 लाख से अधिक। तो मुद्रा योजना के तहत किशोर वर्ग के लोगों को ऋण की सीमा जो है वो है 5 लाख से 10 लाख तक। ठीक है, मुद्रा योजना के तहत कितना ऋण दिया जा सकता है, 5 लाख से 10 लाख तक। ठीक, निम्नलिखित में कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। पहला है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व जोखिम रिपोर्ट। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, अगला है हमारा, भारत में अग्रणी बैंक योजना की शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में अग्रणी बैंक योजना किसकी सिफारिश पर शुरू की गई थी। नचिकेत मोर समिति, उर्जित आर पटेल समिति, गॉडगिल समिति या नरसिम्हन समिति, विमल जालान समिति। ठीक है, तो अग्रणी बैंक योजना किसकी सिफारिश पे आई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गॉडगिल समिति, नरसिम्हन समिति के द्वारा अग्रणी बैंक योजना आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण की सिफारिश करने वाली पहली संवैधानिक संस्था कौन सी थी। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्यों के बीच राजस्व वितरण की सिफारिश करने वाली संस्था कौन थी। ऑप्शन ए नीति आयोग, ये तो बाद में बना, वित्त आयोग, जीएसटी परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग। केंद्र और राज्यों के बीच जो राजस्व का वितरण है वो कौन सी संस्था करती है, तो वित्त आयोग करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर्स में आता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजिल टैक्स का मुख्य रूप से किस पर लगाया जाने वाला कर है। एंजिल टैक्स मुख्य रूप से किस पर लगाया जाने वाला कर है। ठीक है, विदेशी पर्यटकों पर, अनलिस्टेड कंपनियों, स्टार्टअप्स को मिलने वाले निवेश पर, शेयर बाजार के बड़े सटोरियों पर, धार्मिक ट्रस्टों के दान पर। तो जो एंजिल टैक्स है वो अनलिस्टेड कंपनियों के और स्टार्टअप्स को मिलने वाले निवेश पर लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में तरलता जाल, लिक्विडिटी ट्रैप वह स्थिति है जब ब्याज की दरें कैसी होती हैं। ठीक है, बहुत अधिक होती हैं और लोग निवेश बढ़ा देते हैं, बहुत कम लगभग 0 होती हैं और मौद्रिक नीति बेअसर हो जाती है, लगातार बदलती रहती है, केवल बैंकों द्वारा प्रभावित होती है। तो तरलता जाल का मतलब क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी ट्रैप क्या है, बहुत कम लगभग 0 होती है, जब ब्याज दरें बहुत 0 होंगी तब, और मौद्रिक नीति बेअसर हो जाती है, तो उसे उस स्थिति को क्या कहते हैं, तरलता जाल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों का वेतन काउंट किया जाता है, मकान मालिक द्वारा खुद के मालिक का मकान का अनुमानित किराया ये भी काउंट किया जाता है, शेयर और बॉन्ड की खरीद बिक्री से प्राप्त मूल राशि, डी किसी कंपनी को वितरित ना किया गया लाभ। तो जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसमें शेयर और बॉन्ड की खरीद बिक्री से प्राप्त मूल राशि को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड करेंसी से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या तात्पर्य है। हार्ड करेंसी क्या है। ठीक है, वह मुद्रा जिसे आसानी से जाली ना बनाया जा सके,
वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति बाजार में मांग तुलना में कम स्थिर हो। ठीक है, मतलब मांग की तुलना में कम हो, या कहें कि मुद्रा की आपूर्ति बाजार में स्थिर हो। ठीक है, सोने या चांदी के सिक्के। डी, विकासशील देशों की स्थानीय मुद्राएं। तो जो हार्ड करेंसी वो होती है, जो वह मुद्रा होती है जिसकी आपूर्ति बाजार में मांग की तुलना में कम हो। ठीक है, जिसकी बाजार में मांग जो है वो स्थिर बनी हो, उसे हार्ड करेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, सेबी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम के तहत वैधानिक दर्जा किस वर्ष दिया गया था। ठीक है, सेबी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1988, 1995, 1992 एंड डी 2000। सेबी की स्थापना कब हुई थी, 1995 में। कहाँ हुई थी, मुंबई में। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा घाटा भारत सरकार के बजट में प्राथमिक घाटा कहलाता है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत सरकार के बजट में प्राथमिक घाटा किसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए राजकोषीय घाटा जिसे ब्याज भुगतान कहते हैं, बी राजस्व घाटा जिसे पूंजीगत खर्च कहते हैं, सी कुल खर्च या कुल आय। ठीक है, राजकोषीय घाटा या सब्सिडी कहते हैं। तो जो प्राइमरी डेफिसिट होता है वो क्या होता है, राजकोषीय घाटा होता है, जो ब्याज भुगतान के द्वारा होता है। ठीक है, प्राथमिक घाटा कौन सा हो जाएगा, राजकोषीय घाटा, जो ब्याज भुगतान जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में व्यापक मुद्रा या ब्रॉड मनी की माप के लिए किस मौद्रिक समुच्चय का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है M1, M3, M2, M4। ठीक है, तो जो व्यापक मुद्रा की माप के लिए समुच्चय यूज किया जाता है वो है M2। कौन सा है, M2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, हॉट मनी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, अभी पीछे पढ़ चुके हैं। ऑप्शन ए बहुत तेज मुद्रास्फीति के समय करेंसी, गलत है। वह विदेशी पूंजी जो उच्च लाभ पाने के लिए एक बाजार से दूसरी बाजार में तेजी से स्थानांतरित होती है। ठीक है, ऐसा कह लें कि स्थानांतरित होती रहती है, मतलब क्या है, इसकी मांग ज़्यादा होती है लेकिन फिर भी ये स्थिर बनी रहती है। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो लॉरेंज वक्र है के बीच की सीधी रेखा और वास्तविक वक्र के बीच क्षेत्र को मापने पर कौन सा गुणांक प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है वोकुन गुणांक, सी लाफर गुणांक, बी गिनी गुणांक, डी मार्शल गुणांक। ठीक है, तो जब लॉरेंज वक्र के बीच सीधी रेखा बनी रहती है, मतलब क्या है, कोई भी परिवर्तन जब शून्य होता है। ठीक है, आय व्यय में जो परिवर्तन होता है शून्य होता है, ऐसी स्थिति में जो अर्थव्यवस्था की स्थिति होती है वो गिनी गुणांक के अंतर्गत मेजर की जाती है। तो जब सीधी लाइन बनेगी का मतलब क्या है, आय और व्यय में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा गिनी गुणांक। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की इकोनॉमिक्स की क्लास, जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो कृपया क्लास को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे कमेंट करके बताएं, टॉपिक का नाम बताएं, हम उस पर वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।